जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे। देखिए क्या है सवाल। पहला नंबर एनसीईआरटी मैथ का पहला नंबर है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला नंबर सवाल बोल रहा है, जो जांच करना है, जो निम्नलिखित में जो सवाल दिया हो, ये सवाल दिया है वो क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहला नंबर देखिए, हम लोग यहाँ पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर क्या है सवाल, x प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 होगा शायद, x प्लस 1, हाँ x प्लस 1 इसका स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये है। अब इसको जांच करना है कि यह जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 2x प्लस 6, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x, इसका मतलब ये कट जाएगा। जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ सेम हो तो वह कट जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 1, इस 6 को इस तरफ लाइए तो माइनस 6 बराबर 0। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि चर का पावर कितना होना चाहिए 2, तो यहाँ पर चर का पावर 2 है, तो ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको भी इसी तरह से क्या करना है, हम लोग को चेक करना है। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इस माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6, फिर माइनस गुने माइनस प्लस और ये 2x। अब इस सब को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, ये प्लस है तो आ जाएगा माइनस 2x और माइनस है तो प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये तो क्या है द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पर चर का पावर कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये भी द्विघात समीकरण हो गया, ये भी द्विघात समीकरण हो गया। इसी तरह से सबको हम लोग को क्या करना है, चेक करना है। चलिए अब आगे हम 3 नंबर सवाल को चेक करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, 3 है सवाल नंबर, x माइनस 2 फिर x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और ये x प्लस 3। इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर x प्लस 2, तो x को इतना से गुना कर दीजिए, फिर माइनस 2 को इतना से गुना कर देना है। तो x को इतना से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, फिर x को 1 से तो x, माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 को 1 से तो माइनस 2। उसी तरह से इसमें भी एक्स स्क्वायर, एक्स देखिए या तो एक फार्मूला पढ़े होंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और ये ए बी, इस तरह से पढ़े होंगे। तो ऐसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3x, ये माइनस एक्स और ये माइनस 3। अब देखिए जो कटने वाला कट जाएगा, ये से ये कट जाए, जब उसका पावर वाला ही कट जाए, मेन चीज़ कट जाएगा, उसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब होता है पावर में कितना 2 होना चाहिए, तो इसका पावर ही कट गया तो क्या बच गया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, बच गया x माइनस 2x माइनस 2, यहाँ पर 3x माइनस x माइनस 3। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, लिख देंगे नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 4। अब कहने का बात यहाँ से कुछ समझने वाली बात ये है, जो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x, मतलब दोनों तरफ सेम रहेगा तो कटेगा, और कट के जब पावर 2 नहीं रहेगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्या है, x माइनस 3, यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5।
अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो वही x से गुना करेंगे 2x में तो 2x², x से गुना करेंगे 1 में तो x, फिर -3 से 2x में गुना करेंगे तो -6x और -3 बराबर x² प्लस 5x। अब इस सब को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x² और में -x², ये घटेगा तो -5x और ये आ जाएगा तो -5x, -3 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² में से x² घटाइएगा तो क्या होगा, तो x² -10x -3 बराबर 0। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण हमारा है। तो इसी प्रकार से सबको चेक करना है। आप देखिए कितना नंबर सवाल हो गया, 4 नंबर। अब देखिए 5 नंबर सवाल। सवाल 5 देखिए क्या है, 2x - 1 फिर x - 3 बराबर x + 5 x - 1। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों का कितना, 2x² -6x -x + 6, क्योंकि इसको सॉल्व, ये तो सॉल्व कर सकते हैं सब लोग। इससे इसमें गुना करके लिखना है, फिर इससे इसमें गुना करके लिखना है, फिर -1 को इसमें गुना करके लिखना है, फिर इसको इसमें गुना करके लिखना है। यहाँ पर x² - x + 5x - 5। अब यहाँ पर देखिए 2x² और ये घट जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर x² बच रहा है। तो बस इतना ही देख के आप लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब ये द्विघात समीकरण है। पूरा आगे बनाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² आ रहा है और ये अचर भी आ रहा है यहाँ पर, तो सब हो जाएगा। इतना ही करने पर आप जांच कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अब ये देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² होगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, तो दोनों कट जाएगा। कहने का मतलब ये क्या होगा, हमारा नहीं होगा। अब ये देखिए यहाँ पर q है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी q है, तो q क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो देखिए कैसे होगा, ये देखिए सॉल्व कीजिए। तो a + b का होल क्यू क्या होता है, aq + bq, कहने का मतलब 2 का q 8 + 3ab 3ab, तो कितना होगा 6x × x + 2, ये होता है बराबर वही प्रोसेस। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2x3 - 2x। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 2x³ है यहाँ पर, तो घट के यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो ये तो द्विघात हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार से ये जब सॉल्व कीजिएगा तो ये से ये कट जाएगा, क्यू से क्यू, तो बच जाएगा जो वो क्या होगा, तो ये हुआ, हाँ होगा, क्या होगा, हाँ सॉरी। तो समझ में आ गया। इसी तरह से चेक करना है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 2 का पहला क्या है, 2 नंबर, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये जो सवाल है उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। अब इस सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है। एक भूखंड है, वो किस प्रकार का है, आयताकार है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक है। मतलब वो जो क्षेत्र है ना आयताकार, उसका जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से क्या है, एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और इस सवाल में बोल रहा है क्या, लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो चलिए इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, जब तक मानिएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, माना कि आयताकार 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 भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। क्या है, x मीटर। क्या है देखिए ध्यान से, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर दिया है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के
दुगुने से, किससे बोल रहा है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हम लोग चौड़ाई x मान लेंगे, तो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इतना है एवं लंबाई कितना हो जाएगा, इसका दुगुने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो 2x + 1। समझ में आ गया। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर होगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट बोल रहा है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई x है, तो चौड़ाई के दुगुना 2x और प्लस एक अधिक, एवं लंबाई 2x + 1 है। अब देखिए प्रश्नानुसार आपको अगर पारना है आयत तो इस तरह से पार सकते हैं, कहने का मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया चौड़ाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ज्ञात करने, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब आयत का भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 528, और यहाँ पर लंबाई क्या है 2x + 1, और फिर चौड़ाई x। अब देखिए सॉल्व करके इसको, तो ये 528, 2x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², फिर x को 1 से गुना करेंगे तो x। अब इसको इस तरफ ले जाइए, तो यहाँ पर 0, 2x² + x, ये प्लस है इस तरफ जाएगा तो माइनस 528, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x² + x - 528 = 0। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या होगा, मध्य पद पर टारगेट करना है, ध्यान रखिएगा मध्य पद। तो मध्य पद इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इसके गुणनफल के बराबर आ जाए, और जोड़ने पर या घटाने पर इतना आ जाए। तो सबसे पहले इससे तो पता नहीं चल रहा है, तो इससे पता चल जाएगा, तो 500 मतलब 1056, तो आप 1056 को इस तरह से कुछ गुणनखंड कर लीजिए। अगर 2 से लगाइएगा तो 5, ये 28, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ये आएगा, फिर 2 से लगाइए, क्या हो रहा है, 2 तिया 6, ये फिर 2 से, 2 छक्के 2 छक्के, फिर 2 से, कितना होगा 2 तिया, फिर 3 से लगाइए। अब देखिए ध्यान से, ये लाना है हमको, सिर्फ x लाना है, एक मतलब कहने का मतलब। अब 11 तिया 33, और यहाँ से पढ़िए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 32 33 आ रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए, तो 2x² + x - 528 = 0, तो होगा 2x² + 33x - 32x - 528 = 0। देखिए आप ध्यान से, 33 में से 32 गया तो x, और इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है 1056। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, या तो आप इसको पहले भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर तो x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा 2x + 33। यहाँ भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर 32 है लेकिन इसमें 32 नहीं है, तो कहने का माइनस, और ये हो जाएगा कॉमन x। अब यहाँ पर x दोनों में है क्या, नहीं है, इसका मतलब x कॉमन होगा, तो हम लोग कॉमन लेंगे कितना, 2 कॉमन लेंगे इसमें, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना बच जाएगा यहाँ पर, अच्छा 16 कॉमन आ जाएगा। देखिए 16 कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x + 33 = 0। अब देखिए एक हो गया x - 16, एक हमारा आया 2x + 33 = 0, तो x का मान आएगा यहाँ से कितना 0, तो x का मान 16। फिर यहाँ देखिए 2x + 33 = 0, 2x = -33, तो x = -33/2, जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मीटर है, और ये मीटर कभी भी लंबाई माप कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये होया, अब ये आया तो बोला इसका मतलब चौड़ाई कितना आया
चौड़ाई कितना आया 16 मीटर, और लंबाई कितना आएगा 2x + 1, कहने का मतलब 2 × 16 + 1 33 मीटर। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ गया? पूरा बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले सवाल को पढ़ना है, फिर मान लेना है जो मानना है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है एवं लंबाई इतना प्लस इतना है, या इसको लिख सकते हैं चौड़ाई बराबर इतना मीटर एवं लंबाई बराबर, तो इस तरह से मान सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा का 2 नंबर क्या है सवाल, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 360 है। क्रमागत मतलब लगातार, ध्यान रखना है, क्रमागत मतलब लगातार। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, मतलब लगातार 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 306। तो वह 2 संख्या कौन है वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए मानते हैं, माना कि लिखेंगे, माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, पहली धनात्मक पूर्णांक x है, पहला कदी, एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। मान लिए, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x एवं दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न के अनुसार, जब प्रश्नानुसार सवाल बोल रहा है जो 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, मतलब x इंटू क्या x + 1 ये होगा, या आप इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू x + 1 बराबर कितना है 306। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो x को गुना करेंगे तो x², फिर इससे गुना करेंगे तो x, इस बराबर वाला 306 को इस तरफ लाइए तो प्लस तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब फिर मध्य पद पर टारगेट करना है, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसको टारगेट कर देते हैं। तो 306 को इस तरह से गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। तो यहाँ से 2 से, फिर 3 से, फिर 17 × 51। अब देखिए ध्यान से, 3 × 9 दूनी मतलब 18 17। तो कहने का मतलब कितना आ गया, यहाँ से x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। समझ में आ गया? देखिए पहले सवाल बोल रहा है जो उसके हिसाब से यहाँ पर मान लेना है। उसके बाद बोल रहा है 2 धनात्मक गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल कितना 306। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक द्विघात समीकरण हम लोग को प्राप्त होगा। अब उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। मतलब मान्य है तो वो कितना आएगा, कौन सी 2 संख्या है जिसका गुणनफल गुना करने पर इतना आ जाएगा। तो देखिए 18 में से 17 घटाएंगे तो एक x, तो सिर्फ x लिख सकते हैं। इतना को गुना करने पर इतना आ जाएगा। अब कॉमन लीजिए तो x कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पे, तो x + 18, फिर यहाँ पर माइनस दोनों में तो माइनस कॉमन लीजिए, 17 है तो 17, फिर x + 18 बराबर 0। ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। अब एक संख्या हमारा आ गया x - 17 0, दूसरा आ गया हम लोग का x + 18 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, इसको इधर ले जाइए तो x का मान 17, यहाँ से देखिए कितना आ गया -18। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, तो पॉजिटिव वाला होगा। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना होगा 17। दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, यहाँ पर x + 1 कहने का मतलब 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। तो यही हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था। समझ में आ गया? ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अब चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, दूसरा का तीसरा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है, जो रोहन से कितना वर्ष बड़ी है 26 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 360 हो जाएगी। मतलब रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और फिर बोला है उनकी आयु
का गुणनफल, मतलब उनका आयु का जो गुणनफल है रोहन का और उसकी माँ का जो गुणनफल है, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद रोहन का आयु का गुणनफल और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी। तो ज्ञात करना है हमें रोहन की वर्तमान आयु कितनी हुई। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माना कि, जो बोल रहा है वही माना कि रोहन का वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से फिर से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष, तो उसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा, एवं रोहन, ऐसे लिखिए, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। 26 वर्ष इतना है। समझ में आ रहा है। रोहन की वर्तमान आयु x है तो रोहन से 26 वर्ष वर्तमान में वो बड़ी है। अब फिर देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, तो इसमें भी 3 वर्ष जुटेगा, इसमें भी 3 वर्ष जुड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे अब से 3 वर्ष पश्चात अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों का लिख देंगे इसी तरह से, रोहन और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। तो लिखेंगे रोहन, दोनों का आयु हम लोग लिख दिए हैं। या तो आप इस तरह से अब से 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु कितना हो जाएगा, पहले x था, अब 3 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया। फिर देखिए ध्यान से, एवं 3 वर्ष पश्चात रोहन या ऐसे लिखिए, उसका माँ की आयु x प्लस 26 प्लस 3 इतना हो जाएगी। समझ में आ गया। देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु इतना, एवं 3 वर्ष पश्चात उसका माँ की आयु, कितना हो जाएगा, इतना। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणनफल। तो लिखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 29, क्योंकि ये और ये जुट जाएगा, बराबर कितना है, 360। इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा x। अब इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर x से 29 में तो ये 29x, फिर x को 3 से तो ये 3x और ये 87 बराबर 360। अब इस 360 को इस तरफ लाइए तो ये x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। फिर x स्क्वायर प्लस 32x घटेगा तो कितना होगा, माइनस 10 में से 7 गया 3, 5, 15 में से 8 गया 7, मतलब 273। अब इसको सॉल्व कीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, इसको इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर इतना आ जाएगा। इसी को तोड़ देते हैं, कितना से लगेगा, 3 से 3 नमा 27, फिर 13 7 91। तो यहाँ से देखिए कितना, 39 और 7, तो x स्क्वायर
प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब देखिए कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 39, यहाँ माइनस कॉमन होगा और 7 भी कॉमन होगा तो x प्लस 39 बराबर 0। अब एक आ जाएगा हम लोग का x माइनस 7, एक हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना 7, फिर यहाँ से x का मान माइनस 39। ये नहीं होगा क्योंकि माइनस में वर्ष नहीं होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, रोहन की वर्तमान में x मान है और यहाँ से x का मान 7 है, मतलब रोहन का वर्तमान आयु 7 वर्ष। यही हम लोग को क्या करना था, याद करना था। चलिए आप फिर नेक्स्ट सवाल पे बात। आज का लास्ट सवाल क्या है, 2 का 4 एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो तो उसकी दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल मतलब एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करते हैं, अगर उसमें 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर देती है तो उसमें 3 घंटा अधिक टाइम लेता है। तो बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, माना कि रेलगाड़ी की चाल x km पर h है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार टोटल कितना है दूरी इतना और कितना कम करेंगे, 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे। तो पहले x था उसमें से 8, फिर माइनस टोटल 480 उसमें शुरू वाला चाल। तो मतलब इतना घंटा कम करने पर इतना x माइनस 5 की चाल स्पीड कम करेंगे तो 3 घंटा टाइम अधिक लगता है। तो कहने का मतलब शुरू में ये वाला नहीं था, ये वाला था, लेकिन इतना जब कम कर दिए ये चाल तो टाइम अधिक लग गया। तो कहने का मतलब पहले वाला टाइम रेलगाड़ी की स्पीड क्या है, तो सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 इससे इसमें भाग दें तो ये 480 x माइनस ये हो जाएगा 480 x माइनस 8 बराबर 3। ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 0, 8 64, ये 8 है, फिर 8 चौक 32 और ये 38 बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3, ये से ये हमारा कट जाएगा, बच जाएगा क्या 38 40 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 बट्टा में 1, 3 कहीं 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। इधर लाइए इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब इसको इस तरह से तोड़ना ही, क्योंकि यहाँ तो छोटा है यहाँ बहुत बड़ा है, तो इसी को टारगेट करिए। तो यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 चौका कितना होगा 64, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस इतना बराबर 0। यहाँ गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब कॉमन लीजिए x माइनस 40, यहाँ से प्लस 32 कॉमन लीजिए तो x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 32 फिर यहाँ पर x माइनस 40 बराबर 0, फिर x बराबर यहाँ से आएगा माइनस 32। ये नहीं होगा क्योंकि स्पीड या कोई भी जो होता है डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर 40 पर किलोमीटर पर घंटा। तो यही हम लोग को ज्ञात करना था रेलगाड़ी की चाल। तो यही, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।